हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हमने आपके लिए नई क्लासेस स्टार्ट की हैं। मतलब जो हमारी यूनिट 8 हम देखें, यूनिट 8 जो है उसमें हमारी क्या है, करंट अफेयर है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ से पढ़ें, हमें समझ नहीं आता है हम कहाँ से पढ़ें। साथ ही साथ अगर हम MPPSC की बात ना करें तो जो हमारे अदर एग्ज़ाम होते हैं मध्य प्रदेश के, तो उन सभी के लिए आज से हमने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट की हैं। जो हमने अपना सोर्स रखा है करंट अफेयर के लिए, तो हम बता दें, हमने रखा है अपना मध्य प्रदेश का जो रोजगार निर्माण आता है, हमने उसको सोर्स बनाया है आपके करंट अफेयर के लिए। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम जो करंट अफेयर देखेंगे वो हम 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का देखेंगे। कब से? 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का देखेंगे। इसमें हमने जिसका भी निधन हुआ है, जो भी हमारा मंत्रिमंडल बना है, या मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है, साथ ही साथ खेल से रिलेटेड, मतलब आपके कोई भी टॉपिक हम मिस नहीं करेंगे। पूरा रोजगार निर्माण के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी आज की क्लास में सबसे पहले देखेंगे जो हमारा मंत्रिमंडल बना है, मंत्रिमंडल, जो भी हमारे मंत्रियों ने शपथ ली है, हम उससे रिलेटेड सारे फैक्ट देखेंगे। हमने एक भी टॉपिक को आपके करंट अफेयर का जो रोजगार निर्माण आता है उससे मिस नहीं किया है। बहुत अच्छे से नोट्स तैयार किए हैं। तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि आपके सिर बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे अगर आप हमारी डेली क्लासेस देखते हैं रोजगार निर्माण की। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल में आपको क्या क्या याद रखना है, हमारे करंट से क्या क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो आपको याद रखना है 16वीं। आपको याद रखना है इस संख्या को, 16वीं को। अगला आपको याद रखना है इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हम सभी जानते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है, हमारे प्यारे राज्यपाल दिलाते हैं, रिस्पेक्टेड राज्यपाल दिलाते हैं। अगला आपको याद रखना है जहां इनको शपथ दिलाई गई है, जो शपथ है, जहां पर शपथ समारोह का आयोजन किया गया, उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है उसका नाम है संदीपनी सभागार। क्या नाम है? संदीपनी सभागार। आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, जो हमारा संदीपनी आश्रम है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इससे रिलेटेड भी हमारे करंट में एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। आपको याद रखना है इस मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया। जब लास्ट टाइम महिलाओं को शामिल किया गया था तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कितनी महिलाओं को शामिल किया गया, तो आपको इस बार याद रखना है इस बार हमने 5 महिलाएं शामिल इसमें की गई हैं। कितनी? 5 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 3 सांसद हैं जो हमारे, वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। 3 सांसद हमारे कैबिनेट मंत्री बने हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है ऐसे 17 विधायक हैं हमारे, जो ऐसे 17 विधायक हैं जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार वो क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे मंत्री हैं, कितने ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पहली बार शपथ ली है, तो आपको याद रखना है 17। या ऐसे कितने विधायक थे जिन्होंने पहली बार शपथ ली, तो आपको याद रखना है किसकी? मंत्री पद की। तो आपको याद रखना है ऐसे हमारे 17 विधायक थे। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है जो हमारी टोटल लोकसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में। टोटल लोकसभा सीटें हमारी मध्य प्रदेश में कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए 29 हैं। कितनी? 29 सीटें हैं। अब 29 सीटों में से कितनी सीटों के जो विधायक थे इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, तो आपको याद रखना है 23 सीटें। कितनी? 23 सीटों से मंत्री बनाए गए। अब आपको एक क्वेश्चन और इसमें याद रखना है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, जो वर्तमान विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है उसके अध्यक्ष है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर।
जो हमारा इस बार का मंत्रिमंडल बना है, नया मंत्रिमंडल बना है, तो उसमें हमने देखा कि हमारी 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव किए गए थे, जिसकी जो हमारे यहाँ पे मंत्रियों ने शपथ ली है, उनको शपथ किसने दिलाई, तो आपको याद रखना है राज्यपाल ने। साथ ही साथ कहाँ पर, तो आपको याद रखना है संदीपनी सभागार में। जिन अपने जो इस बार का हमारा जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 5 महिलाओं को शामिल किया गया। 3 सांसद ऐसे थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री जो बने हैं। साथ ही साथ हमारी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ऐसे हमारे 17 विधायक थे जिन्होंने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है। साथ ही साथ आपको याद रखना है हमारी 29 लोकसभा सीटों में से 23 लोकसभा सीटों से मंत्री बनाए गए हैं। तो ये थी हमारी मंत्रिमंडल से रिलेटेड जानकारी। चलिए अगला लिखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने एमपी से बनाया है और किस क्षेत्र में बनाया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। गिनीज, सबसे पहले आप लिखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आप सोच रहे होंगे देख देख के पढ़ा रही हैं मैम, तो भाई जब तक हम देखेंगे नहीं, करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन तो ये है नहीं, करंट अफेयर आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, और कुछ भी मिस ना हो जाए तो हमें इसको देख देख के तो आपको पढ़ाना ही होगा, है ना। तो चलिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैसे भी डिजिटल में सब लोग वही काम करते हैं जो मैं ऐसे कर रही हूँ पेपर लेके। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो सबसे पहले आपको याद रखना है तानसेन समारोह। तानसेन समारोह हमारा कहाँ पर आयोजित होता है, ग्वालियर में। तो इस बार जो तानसेन समारोह हो रहा था ग्वालियर में, उसमें जो ताल दरबार कार्यक्रम हो रहा था, क्या आपको याद रखना है, ताल दरबार कार्यक्रम। ताल दरबार कार्यक्रम में हमारे जो ताल वादक थे, ताल वादकों ने कितने, टोटल कितने ताल वादकों ने 1282 ताल वादकों ने एक साथ प्रस्तुति दी, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। आपको याद रखना है तानसेन समारोह हमारा ग्वालियर में, जहां पर ताल दरबार कार्यक्रम चल रहा था, तो जो हमारे ताल वादक थे 1282 इन्होंने एक साथ प्रस्तुति दी। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको इसमें याद रखना है ताल दरबार और साथ ही साथ ताल वादक थे। संगीत की वह कौन सी विधा थी, यह कौन सी विधा से इतने लोगों ने एक साथ प्रस्तुति दी, जिस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है। तो आपको याद रखना है वह संगीत की विधा थी ताल। ताल वादक थे हमारे, क्या, ताल वादक, आपको याद रखना है। चलिए अब आप लिखिए सुशासन दिवस के लिए। सुशासन दिवस से रिलेटेड क्या फैक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो आप लिखिए सुशासन दिवस। सभी हम करंट के टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम कुछ चीज़ें अपनी स्टैटिक पोर्शन की भी देख लेते हैं। सुशासन दिवस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, किसकी जयंती पर ये मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को हम सुशासन दिवस के नाम से मनाते हैं। आपको याद रखना है, इसमें आपको करंट से रिलेटेड क्या याद रखना है, तो इससे रिलेटेड आपको याद रखना है मिशन कर्मयोगी, जो हमारा मिशन चल रहा है कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ हुआ हमारी सुशासन दिवस पर। किसके द्वारा हुआ, किसने शुभारंभ किया, तो आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। सबसे पहली बात, मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किसने किया, मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किसने किया, तो आपको याद रखना है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। किस उपलक्ष्य में किया है, तो सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में किया है। साथ ही साथ सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। किनकी जन्म दिवस के रूप में या जयंती के रूप में मनाते हैं, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको याद रखना है। चलिए अगला लिखिए आप, हुकुमचंद मिल।
जो हमारी हुकुमचंद मिल है, इससे रिलेटेड क्या करंट अफेयर है, क्या हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने छोटे बड़े सब टॉपिक कवर किए हैं। हुकुमचंद मिल, जो हमारी हुकुमचंद मिल है, इसमें केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय, हाँ आपको ये क्या दे रखना है, सॉरी, जो हुकुमचंद मिल है, हुकुमचंद मिल को भी सुशासन दिवस के अवसर पर क्या किया था, जो उसके जो मजदूर थे उनको तोहफा प्रदान किया गया, उनकी जो राशि थी उनको प्रदान की गई है, चेक प्रदान किए गए हैं। आपको याद रखना है, ये था सुशासन दिवस से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। केम्पेगौड़ा जो आपका हवाई अड्डा टर्मिनल 2 है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, हवाई अड्डा की श्रेणी में इंटीरियर 2023 का विश्व विशेष पुरस्कार किसने जीता। किसमें, क्वेश्चन है आपका हवाई अड्डा की श्रेणी में इंटीरियर 2023 का विश्व विशेष पुरस्कार किस राज्य ने या किस हवाई अड्डा ने जीता। तो आपको इसका सही आंसर आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2। ये संख्या आपको याद रखनी है, 2 और 1, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हवाई अड्डा की श्रेणी में इंटीरियर 2023 का विश्व विशेष पुरस्कार किस राज्य ने या किस हवाई अड्डे ने जीता। तो आपको हवाई अड्डे का नाम याद रखना है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2, जो कि किसने जीता। तो आपको ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये हमारे बेंगलुरु में स्थित है। किस राज्य में, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को, हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, हम वो देखते हैं। तो अगला लिखिए आप, उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह के अवसर पर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह के अवसर पर जागृति पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आपको याद रखना है जागृति पोर्टल। अब आपकी जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 से ये क्वेश्चन बन सकता है, जागृति पोर्टल किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है उपभोक्ता से संबंधित है, उपभोक्ता से ये संबंधित है। अब बात आती है हमारी उपभोक्ता मामले के जो मंत्री हैं वो कौन है। तो आपको याद रखना है कौन है हमारे मंत्री, पीयूष गोयल जी हमारे मंत्री हैं उपभोक्ता मामले के, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, वतन को जानो कार्यक्रम, जो हमारा वतन को जानो कार्यक्रम चल रहा है, वतन को जानो कार्यक्रम, वतन को जानो जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जम्मू कश्मीर के युवा थे, इसको क्यों शामिल किया गया है, इसको। तो जो आपके वनडे एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि ये इधर जो आर्टिकल जो हमारी 370 धारा थी उसको वहाँ पर क्या कर दिया था, हटा दिया गया था, तभी फिर इधर कार्यक्रम चला था वतन को जानो कार्यक्रम। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, वह कौन सा राज्य है जिसके युवाओं ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर के युवा थे वो, ठीक है। अगला आपको मेड टेक मित्र प्लेटफॉर्म, आप लिखिए मेड टेक मित्र प्लेटफॉर्म, मेड टेक
प्लेटफॉर्म। तो जो आपका मेडटेक प्लेटफॉर्म है, इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किसने किया? तो आपको याद रखना है, इसको लॉन्च किया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हमारे, कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने आपका जो मेडटेक प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया। अब ये है क्या, तो हम ये देख लेते हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है ये किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, तो हम उद्देश्य देखते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है, तो आपने देखा डॉक्टर मनसुख मांडविया थे। इसके पहले हमने देखे थे उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। ऐसे आपको सभी याद रखना है, ठीक है। तो आपको देखना है उद्देश्य, किस उद्देश्य से, तो जो आपके मेडटेक इनोवेटर्स हैं, मेडटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। आप नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ। सॉल्यूशंस को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारे मेडटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। हमने देखा किस उद्देश्य से, तो जो हमारे मेडटेक इनोवेटर्स थे, साथ ही साथ जो एडवांस हेल्थ केयर है, इनकी सॉल्यूशंस को क्या करना था? सशक्त बनाना था, मजबूत बनाना था। इस उद्देश्य से जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने मेडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा भारत देश है, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है भारत किस वर्ष तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। इन्होंने कौन सी साल तक ये लिखा है कि हम इस वर्ष तक अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें, इन सभी को क्या कर लेंगे? पूरा चेंज करके एक सशक्त स्वास्थ्य की जो नीतियां हैं सब कुछ बहुत अच्छी लेकर आएंगे। साथ ही साथ हम पूरे स्वास्थ्य का जो परिदृश्य है सबको पूरा हम चेंज कर देंगे, यानी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सबको सारी मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, मतलब जन जन तक हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो ये कब तक इन्होंने रखा है? इन्होंने रखा है 2047 तक हमारे देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ये इन्होंने अपना प्लान बना के रखा है। तो आपको याद रखना है इस साल को 2047 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा स्वच्छ नगर जो घोषित हुआ है इंदौर, तो एक कितनी बार इसको मिल चुका है स्वच्छता के लिए पुरस्कार, तो हम देखते हैं, ठीक है। इंदौर से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है? इंदौर को 6वीं बार, कौन सी बार आपको याद रखना है, संख्या 6वीं बार स्वच्छ नगर घोषित किया गया है। फिर से ये नंबर 1 आया है स्वच्छता में। साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, देश की पहली ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो आपका मध्य प्रदेश का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर? काली बिल्लोद, जो कि हमारे इंदौर के निकट है। काली बिल्लोद जो कि हमारे इंदौर के निकट है। ये तो हम सभी को पता था कि इंदौर ने इस बार 6वीं बार स्वच्छ नगर का पुरस्कार जीता है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि देश की पहली ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो आपको याद रखना है काली विल्लोद में स्थापित की जा रही है, जो कि हमारे इंदौर शहर में आती है, इंदौर शहर के पास है। अब हम देखते हैं कृषि। अब हम देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश को किस किस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है। यानी वह कौन कौन सी योजनाएं थी, योजनाओं का जो इसने क्रियान्वयन किया है, योजनाओं का जो क्रियान्वयन किया है, तो वह कौन कौन सी योजनाएं जिसमें मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो आपको याद रखना है सारी योजनाएं, क्योंकि इनसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आपको सबसे पहला याद रखना है कृषि अधोसंरचना विकास के क्रियान्वयन में हमारे मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है।
क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य, यानी इसमें भी ये नंबर 1 रहा है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता। अगला आपको याद रखना है गेहूं की निर्यात में, जहां हम पहले गेहूं को आयात किया करते थे, अब हम गेहूं के निर्यातक में सबसे नंबर 1 आ गए। तो गेहूं की निर्यातकता में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला स्थान प्राप्त है। कौन सा? गेहूं की निर्यातकता में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, क्योंकि ये क्या करता है 45% जो गेहूं है हमारा, मतलब जितना हमारा गेहूं उत्पादन होता है हमारे मध्य प्रदेश में, उसका 40% हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। इसलिए ये क्या है? देश में सर्वाधिक निर्यातक ताकि श्रेणी में आता है पहले नंबर पर। अगला आपको याद रखना है, तो अगला आपको याद रखना है जो हमारा आयुष्मान कार्ड है, तो आयुष्मान जो कार्ड है इसके वितरण में मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। अगला आपको याद रखना है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र सड़क निर्माण है, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र सड़क निर्माण है, इसकी गुणवत्ता में भी हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पहले नंबर पर आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश को पहला पुरस्कार मिला है। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपके मुख्यमंत्री के द्वारा राशि प्रदान की जाती है इसमें वो कितने से कितनी बढ़ाकर कर दी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला आपको याद रखना है मछुआ क्रेडिट कार्ड वितरण में भी हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। साथ ही साथ आपको याद रखना है पशुपालन कार्ड वितरण, ये सभी आपको याद रखने हैं, चाहे आयुष्मान हो, पशुपालन हो, सुरक्षा क्रेडिट कार्ड है, इन सभी में मध्य प्रदेश कितने नंबर पर आया? पहले नंबर पर आया है। सबसे अच्छा आपने प्रदर्शन किया, लेकिन आपका जो पशुपालन कार्ड वितरण है इसमें मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? ये तो अभी हम बात कर रहे थे सब अपने प्रथम पुरस्कार की, जिसमें आपने आयुष्मान कार्ड वितरण देखा और मछुआरा क्रेडिट कार्ड देखा, इसमें तो प्रथम नंबर पर आया है, लेकिन आपको द्वितीय नंबर याद रखना है जो पशुपालन कार्ड वितरण है इसमें मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि वह कौन सी योजना है प्रधानमंत्री की जिसमें मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हमने फर्स्ट के सब देख लिए हैं, आपको याद रख कर लेना है। मैं तो कहती हूँ आप साथ साथ मेरे नोट्स बनाते जाइए, आप बहुत आराम से करंट अफेयर को रिवाइज कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो आपको देखना है पीएम किसान सम्मान निधि जो हमारी योजना है, यानी प्रधानमंत्री, आप पीएम मत लिखिए, आप लिखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, इसमें मध्य प्रदेश को, इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है ये हमारा तृतीय स्थान इसने प्राप्त किया है। साथ ही साथ आपको बताना है कि प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो हमारा हर घर जल योजना या हर घर नल योजना पीएम ने स्टार्ट की थी, तो उसमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो जल जीवन मिशन किसके तहत चल रहा था? ये जल जीवन मिशन के तहत कौन सी योजना चलाई जा रही थी? तो योजना चलाई जा रही थी आपकी हर घर जल या हर घर नल में से जल सर्टिफाइड जिला बना है, जल सर्टिफाइड जिला बनाया गया है। तो आपको याद रखना है बुरहानपुर। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। हमने सीखा, या क्वेश्चन क्या बन सकता है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल में, या नल आएगा या जल आएगा आपके एग्जाम में लिखा हुआ, में जल सर्टिफाइड जिला बना है। तो आपको याद रखना है हमारा बुरहानपुर बना है। क्या? बुरहानपुर जिला बना है जहाँ पर हर घर नल पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है नशा मुक्त अभियान के क्रियान्वयन में, नशा मुक्त
नशा मुक्त अभियान का जो क्रियान्वयन किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, तो इसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नशा मुक्त अभियान के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है, आपको याद रखना है। चलिए अगला लिखिए आप, अगला लिखें जल्दी से। मध्य प्रदेश को कितने नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिल चुके हैं? अभी तक हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को कितनी बार नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिल चुके हैं? तो आपको याद रखना है कितने मिल चुके हैं, तो आपको याद रखना है ये टोटल 8 मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश को नेशनल टूरिज्म अवार्ड कितनी बार दिया जा चुका है या मिल चुका है? तो आपको याद रखना है 8 बार। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो हमारा एमपी है। भारत देश का वह कौन सा राज्य जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है? तो आपको याद रखना है हमारा मध्य प्रदेश है। अगला आपको याद रखना है वर्ष 2021 के लिए ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश ने जीता है। किस वर्ष के लिए? तो आपको याद रखना है वर्ष 2021 के लिए। हमारी एमपीपीएससी या हमारे मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में इसी तरह से आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं। वो ईयर दे देते हैं 2-3 साल पुराने, है ना। तो आपको याद रखना है वर्ष 2021 के लिए ई पंचायत का पुरस्कार किसने जीता? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश ने जीता, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला आपको क्वेश्चन याद रखना है बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड आपको याद रखना है। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड किसने जीता है? तो आपको याद रखना है एमपी ने। किस क्षेत्र में ये दिया जाता है या किस क्षेत्र में इसने जीता है? तो मोटे अनाज के उत्पादन में इसे बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला है। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड किसने जीता है? तो हमारे मध्य प्रदेश ने जीता है। किसके लिए? मोटे अनाज के उत्पादन के लिए, आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के अवार्ड, जिसमें हमने आपको बताया कौन सी योजना में किस क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अभी ये ख़त्म नहीं हुए, अभी आपके और भी चले आ रहे हैं। तो जो आपकी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में पहले मध्य प्रदेश किस स्थान पर आता था? सुधार में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में मध्य प्रदेश 17वें स्थान से किस स्थान पर आ गया? यानी जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है पहले एमपी की, तो वो कौन से स्थान पर आता था? तो आपको याद रखना है 17वें स्थान पर। ये एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अब वर्तमान में ये 17वें पायदान से ले उठकर सीधे 5वें पायदान पर आ गया है। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है शिक्षा की गुणवत्ता में हमारा मध्य प्रदेश जो है शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में मध्य प्रदेश 17वें स्थान से या 17वें पायदान से किस पायदान पर आ गया है? तो आपको याद रखना है ये 5वें नंबर पर आ गया है। प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है इसका क्रियान्वयन, आदर्श ग्राम योजना का जो क्रियान्वयन है इसमें ये कितने गाँव के लिए किया गया? तो आपको याद रखना है 1630 गाँव का। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सबसे पहले तो आपको याद रखना है, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश
प्रदेश के कितने गाँव में किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है 1630 गाँव में किया जा रहा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस जनजाति या किस जाति से या किसके लिए बनाई गई है, तो आपको याद रखना है अनुसूचित आबादी वाले, जो बाहुल्य वाले, जहाँ पर अनुसूचित जाति अधिक है, अनुसूचित आबादी जहाँ पर अधिक है, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किए हैं 1630 गांव ऐसे निकाले हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि हमारे देश में क्या है सर्वाधिक है। यानी तो आपको याद रखना है, इससे हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है पहला स्थान है, क्योंकि इसके 1630 गांव में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन सी गाँव इसमें शामिल किए गए, तो आपको याद रखना है अनुसूचित आबादी वाले गाँव इसमें शामिल किए गए हैं। अगला आपको याद रखना है जो दिव्यांग कल्याण योजना है, दिव्यांग कल्याण योजना जो है इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम आपको बता दें जो वन्य जीव संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण के में किस जीव का इनने संरक्षण किया, तो चीता संरक्षण में भी मध्य प्रदेश को पुरस्कृत किया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया, तो आपको याद रखना है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को किया गया। इसमें आपको याद रखना है किस जीव का इनने संरक्षण किया, तो चीता के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। अब आपको मैं बता दूं, कंफ्यूज ना हो आपकी, सिर्फ ऐसी 2 योजनाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश को पहला और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी सभी में हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो जो आपका यूनिट 6 का टॉपिक है, यूनिट 6 जो आपको दी गई है, यूनिट 6 जो आपको दी गई है, उसमें आपसे जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से रिलेटेड या जो योजनाएं क्रियान्वयन अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या जो आपके और फैक्ट भी वहाँ पे बने गए, तो वहाँ पर आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश अब जो पिछला मध्य प्रदेश था और आज का जो मध्य प्रदेश उसमें बहुत ज़्यादा उसने तरक्की कर ली, अपना आत्मनिर्भरता उसने हासिल कर ली है। तो यही तो है हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो हमारे यूनिट 6 का टॉपिक है। तो आपको इसमें आपको करंट के क्वेश्चन ज़्यादा याद रखने। तो हमने देखा सिर्फ पशुपालन और जो आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें आपका तीसरा स्थान और पशुपालन कार्ड वितरण में दूसरा स्थान मध्य प्रदेश ने हासिल किया। बाकी सब ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। तो आपको ये अवार्ड अच्छे से याद रखने। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, तो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, हमारा उद्देश्य आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, इसलिए क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको ये नहीं सोचना है हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब आप एग्जाम में देखोगे वो आपको इसी तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने जब मिल जाएंगे ना, तब आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसमें आपकी एक इसके सबसे पहले तो एक किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। किस स्टेट से ये शुरू की गई, तो आपको याद रखना है झारखंड से ये शुरू की गई है। किस डेट को ये शुरू की गई, तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हमारे झारखंड राज्य से शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। अब आपको ये मध्य प्रदेश से क्या याद रखना है, तो हमारी जो श्रीमती रुबीना जी हैं, रुबीना बी, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो आपको याद रखना है देवास जिले से। ये हमारी स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनसे क्या किया, वर्चुअली संवाद किया, इसलिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री ने झारखंड से 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक जो चलने वाली उसको शुरू किया था, जिसमें हमारी जो श्रीमती रुबीना बी जी हैं, कहाँ की, देवास की, इन्होंने स्व सहायता समूह से जो रिलेटेड है, इन्होंने आपकी वर्चुअल संवाद किया था, किससे, प्रधानमंत्री मोदी से। तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेगा, वर्चुअल संवाद किसने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा से, तो आपने याद रखना है श्रीमती रुबीना बी, या अगर इनका नाम आ जाए तो आपको इनका जिला याद रखना है किससे संबंधित थी, तो देवास से संबंधित थी। अगला हम देखते हैं ग्रीन
एनर्जी केंद्र, क्या? ग्रीन एनर्जी केंद्र। हम सभी जानते हैं हमारी सोलर एनर्जी का केंद्र हमारा क्या है? रीवा है। इसी तरह से ग्रीन एनर्जी का केंद्र हमारा क्या बनने वाला है? रीवा। जिस तरह से सोलर एनर्जी का केंद्र, उसी तरह से ग्रीन एनर्जी का केंद्र कौन सा जिला बनने वाला है? तो आपको याद रखना है रीवा। इसमें क्या क्या है ग्रीन एनर्जी के लिए करने वाले हैं? तो इसमें क्या है? 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाने हैं, जिसमें क्या होगा? गेहूं और धान से, गेहूं और धान की जो नरवाई है उससे क्या होगी? बायोगैस बनाई जाएगी। क्योंकि पहले इनको जला दिया जाता था, जो गेहूं और धान की नरवाई थी उसको जला दिया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनने वाला है रीवा, वो गेहूँ और धान की नरवाई से क्या बनाएगा? बायोगैस बनाएगा। तो यहाँ पर बायोगैस प्लांट लगने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी जो सिंहस्थ 2028 में, आप बोलेंगे कि सिंहस्थ हमारा 2028 में आयोजन होना है कहाँ पर? हमारे उज्जैन में। तो सबसे पहली डेट तो आपको याद रखनी 2028 में। तो भाई इसकी प्लानिंग अभी से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जिस तरह से वृंदावन में परिक्रमा के लिए पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, उसी तरह से यहाँ पर हमारे जो सीएम है उन्होंने घोषणा की है कि उसी तरह से हम अपने उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। तो आपको याद रखना है इस कॉरिडोर में कौन कौन से मंदिर को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। तो जो इन्होंने क्या रखा है नाम इसका? वृंदावन। हम देख लेते हैं, वृंदावन परिक्रमा की तर्ज पर जो पंचकोसी मार्ग बनाया जा रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वृंदावन परिक्रमा की तर्ज पर पंचकोसी मार्ग हमारे मध्य प्रदेश की किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बनाया जा रहा है। किस अवसर पर? तो कुंभ का जो मेला लगता है सिंहस्थ के अवसर पर, जो कब 2028 में लगेगा, तब वहाँ के लिए ये बनाया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन से मंदिर की परिक्रमा शामिल की गई? तो भाई हमारे महाकाल से ये शुरू होगी। उफ, लाइट चली गई। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मंदिरों की। किसकी बात कर रहे थे हम? मंदिरों की। कौन कौन से मंदिरों को हमारे इसमें शामिल किया गया है? तो आप लिखिए कौन कौन से मंदिर। तो ये जो हमारा पंचकोसी मार्ग है, ये महाकाल से शुरू होकर, जो महाकाल है हमारे बाबा महाकाल, उनके मंदिर से शुरू होकर ये फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे? चिंतामन गणेश मंदिर इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद इसमें आपको याद रखना हर सिद्धि माता का मंदिर है जो, वो इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें काल भैरव मंदिर को भी शामिल किया गया है। फिर इसमें मंगलनाथ मंदिर आपको याद रखना है, मंगलनाथ मंदिर। इसके बाद आपको संदीपनी आश्रम को याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पहुँच जाना है? महाकाल, यानी जो पंचकोशी मार्ग होगा हमारा, पंचकोशी मार्ग जो होगा हमारा, वो महाकाल, बाबा महाकाल के मंदिर से शुरू होकर बाबा महाकाल के मंदिर पर ही क्या होगा? ये समाप्त होगा। आपको याद रखना है कौन कौन से मंदिर। तो आपको याद रखना है चिंतामन गणेश मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और संदीपनी आश्रम इसमें शामिल किया गया है, बाबा महाकाल को भी। चलिए अब हम देखते हैं विंध्य का व्यापार मेला। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की जो मेले हमने आपको पढ़ाए थे, मेलों की क्लास, जैसे हमने मैप के थ्रू भी पढ़ाने की कोशिश की। हमने उस क्लास में 51+ मेलों को पढ़ाया है। तो उसी में हमने बताया था मध्य प्रदेश का व्यापार मेला कहाँ लगता है। उसी तरह से हमारा जो विंध्य का रीजन है, विंध्य रीजन है जो, वहाँ पर भी विंध्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी व्यापार मेले का आयोजन होता है। तो उसे जाना जाता है विंध्य का व्यापार मेला। तो जो विंध्य का व्यापार मेला है, इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में। विंध्य सोचकर आपको रीवा पे
क्लिक नहीं करना है, आपको सतना ही याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं सिरसी टापू। जिस तरह से हनुवंतिया टापू है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हनुवंतिया टापू कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में किस जिले में आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी तरह से हमारा है सिरसी टापू। क्या सिरसी टापू ये कहाँ पर बन रहा है, बाण सागर में इसका निर्माण चल रहा है, आपको याद रखना है। अटल स्मारक, अटल स्मारक तो आपको याद रखना है इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, ग्वालियर में, आपको याद रखना है कहाँ पर, ग्वालियर, अटल स्मारक ग्वालियर। अब आपको पढ़ना ICJS के बारे में, आप लिखिए ICJS, हम फटाफट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लिखिए ICJS। ICJS में आपको क्या करना है, आपको इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देखना है। क्या देखना है, इसका फुल फॉर्म। ICJS का फुल फॉर्म पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ICJS का फुल फॉर्म है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपको याद रखना है। इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ है, आपको याद रखना है। अब जो हमारा ICJS है एक किसकी पहल है, तो आपको याद रखना है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, आपको याद रखना है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ये कमेटी की एक पहल है, कमेटी की क्या है, एक पहल है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, जो ये ICJS का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, अपराधों की रोकथाम के लिए। और इसमें मध्य प्रदेश को कैसा, इसने डिजिटल जो क्षेत्र है उस डिजिटली इसने बहुत ज़्यादा अपराधों की रोकथाम के इसके तहत ICJS के तहत, इसीलिए इसको ICJS के क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। किसको, हमारे मध्य प्रदेश को। एक किसकी पहल है, तो आपको याद रखना है ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की क्या है, एक पहल है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला लिखिए आप हमें बताइए मध्य प्रदेश की फॉरेंसिक लेबोरेटरी किस जिले में स्थित है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। MP की फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि जो हमारी प्रदेश की फॉरेंसिक शाखा है इसको द्वितीय अवार्ड प्राप्त हुआ है। कौन सा, सेकंड अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा ये दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये दिया गया है हमारा NCRB के द्वारा। अब भाई NCRB का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ये किसके अधीन आता है, तो आपको याद रखना है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसके द्वारा प्रदेश की फॉरेंसिक शाखा को इसके बेस्ट जो इसका रिजल्ट है उसके लिए इसको सेकंड अवार्ड दिया गया है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी इंटरनेशनल करंट अफेयर की। किसकी, इंटरनेशनल करंट अफेयर की। तो हम देखते हैं न्यास सीनेट की दावेदार हमारी कौन बनी है, न्यास सीनेट जो है, न्यास सीनेट की दावेदार तो ये बनती हैं हमारी, आपको याद रखना है ऊषा रेड्डी। ये हमारी पहली भारतवंशी हैं, ये पहली क्या है, ये भारतवंशी हैं जो न्यास सीनेट की दावेदार बनी है। अगर पूछ लिया जाए इनका संबंध भारत के किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से, इनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। ये भारतवंशी ये के न्यास के सीनेट की क्या बनी है, दावेदार बनी है ये, ठीक है, भारतवंशी है, न्यास सीनेट की क्या बनी है, दावेदार बनी है। अगला हम देखते हैं जाफना इंटरनेशनल शतरंज, ठीक है, हम क्या देखते हैं चेस जो है हमारा,
तो आपको याद रखना है जो हमारा जाफना है, हम देखते हैं जाफना क्या है। इसमें अभी आपको याद रखना है जाफना अंतर्राष्ट्रीय शतरंज, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का खिताब, शतरंज का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो आपको याद रखना है अनूप देशमुख, अनूप देशमुख जी हैं, इन्होंने जाफना अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का खिताब जीता है। अब आपका जाफना क्या है? तो आपको याद रखना है जाफना श्रीलंका के उत्तरी हिस्से की क्या है? कैपिटल है, उत्तरी हिस्से की क्या है? राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो जाफना अंतर्राष्ट्रीय शतरंज इसका खिताब किसने जीता है? अनूप देशमुख ने जीता है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। तो आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर, इधर लिखो आप टैगोर साहित्य पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपको याद रखना ये जीता गया है सुकृता पॉल के द्वारा, सुकृता पॉल के द्वारा। किस बुक के लिए? तो आपको बुक का नाम याद रखना है सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोयम्स। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो आपको याद रखना है सुकृता पॉल को नवाजा गया है। इनकी किस बुक के लिए? तो आपको याद रखना है सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। जो इस बार पुरस्कार दिए वो किस नंबर के हैं? तो आपको याद रखना है 6 नंबर के हैं, ये 6वें नंबर का है। अब हम बात करते हैं पोलैंड की। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है डोनाल्ड टस्क बने हैं। कौन? डोनाल्ड टस्क बने हैं। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है। अब जो आपका त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा के पर्यटन, तो त्रिपुरा है त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है सौरव गांगुली जी बनाए गए हैं। कौन? सौरव गांगुली जी। हम सभी इस नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं। त्रिपुरा की अगर हम सीएम की बात करें तो आपको याद रखना है माणिक साहा हमारे त्रिपुरा के क्या हैं? सीएम हैं। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है सौरव गांगुली जी को, सौरव गांगुली जी को। और त्रिपुरा के सीएम कौन है? तो आपको याद रखना है माणिक साहा। कौन है? माणिक साहा। चलिए अब हम अपना अगला देखते हैं। नोट्स बनाते चलिए, नोट्स आपको ज़रूर बनाना है। स्वदेशी हम बात कर रहे हैं, स्वदेशी। अब तो आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा हम जिसकी बात करने वाली हैं वो पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है। तो है क्या? स्वदेशी स्पीड UAV का सफल परीक्षण हुआ भाई, सफल परीक्षण। अब किसने किया है? स्वदेशी तो हो गया, तो किसने किया है? तो आपको याद रखना है DRDO के द्वारा किया गया। हम सभी जानते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आपको अपने DRDO का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, इसने स्पीड UAV का सफल परीक्षण किया है। अब जो इसकी कौन सी शाखा के द्वारा किया गया? तो चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इसके द्वारा, चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज के द्वारा स्वदेशी स्पीड UAV का सफल परीक्षण किया गया है। आपको ये नाम याद रखना है। आपको याद रखना है जो स्वदेशी स्पीड UAV क्या है? ये है मानव रहित हवाई व्हीकल। क्या है ये?
मानव रहित हवाई व्हीकल है। ये पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित है। अब इसका जो डिजाइन है, इसका डिजाइन किसने बनाया? तो आप लिखिए डीआरडीओ के जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसका क्या बनाया गया है? डिजाइन बनाया गया है। तो आपको याद रखना है स्वदेशी स्पीड यूएवी का सफल परीक्षण हुआ है। आपको इससे रिलेटेड इतने फैक्ट आपको क्या करना है? याद रखने हैं। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। ओरियन अंतरिक्ष यान। ओरियो तो हम सभी ने खाई है, अब हम पढ़ते हैं ओरियन अंतरिक्ष यान। हमने इधर इसलिए ओरियो की बात की जिससे आपको याद रहे कि ये भी हमने पढ़ा था, भूलो नहीं। ओरियो अंतरिक्ष यान, ठीक है। ये क्या है? हमारी ओरियो अंतरिक्ष यान है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा है? नासा का है ये ओरियो अंतरिक्ष यान। ये है क्या? इसने चंद्रमा की यात्रा की, वो भी मानव रहित। ओरियन अंतरिक्ष यान कैसा है? मानव रहित यान है। इसने चंद्रमा की यात्रा की, जो किससे रिलेट करता है? नासा से। आपको याद रखना। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं खेल से रिलेटेड। तो अब हम पहुंच जाते हैं ITTF पर। ITTF क्या है? तो हम सभी जानते हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, ठीक है, महासंघ। इसकी संचालन समिति के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? इसकी संचालन समिति की सदस्यता किसने ली है? तो वो ली है बीटा दानी ने। किसने? बीटा दानी ने। और ये क्या है? इसकी सदस्यता लेने वाली ये भारतीय सदस्य हैं, वो भी पहली भारतीय सदस्य हैं। ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की संचालक समिति की सदस्य के रूप में कौन सी भारतवंशी शामिल हुई हैं? तो आपको याद रखना है बीटा दानी, ये हमारी पहली भारतीय सदस्य के रूप में इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। आपको याद रखना है। अब इजराइल है जो हमारा, इजराइल के जहाज़ों पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? जो आपका इजराइल है, इजराइल के जहाज़ों पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया? तो आपको याद रखना है किस देश ने लगाया है? आपको याद रखना है मलेशिया के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा लगाया गया। अगला आप देख लीजिए, निधन हो गया है किसका? जो स्वीडन के फुटबॉल खिलाड़ी थे, स्वीडन के क्या थे? फुटबॉल प्लेयर थे, जो इनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? लॉर्सन। और इनको इसलिए याद रखना है, इनको आप बोसे के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जानते थे। आपको याद रखना है लॉर्सन, बोसे के नाम से इनको जाना जाता था। एक कौन से गेम से संबंधित थे? तो आपको याद रखना है फुटबॉल खिलाड़ी थे। साथ ही साथ आपको इनका देश याद रखना है, ये स्वीडन के थे, ठीक है, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के वह कौन से 2 जिले हैं जिन्होंने हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया है? तो आपको याद रखना है वो है हमारे निमाड़ी और बुरहानपुर को जल सर्टिफाइड भी जिला घोषित कर दिया गया हर घर जल योजना में। इसी का आपको याद रखना है, बुरहानपुर से रिलेटेड स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। कब? स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण। नगर का तो हमने देख लिया था, इंदौर आपको याद रखना है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, हम बात कर रहे हैं 2022 के पुरस्कार समारोह में हमारे बुरहानपुर जिले को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। कैसा? देश का ये पहला जिला है। क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में मध्य प्रदेश की
कौन से जिले को देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है हमारे बुरहानपुर को, इसको जल सर्टिफाइड जिला घोषित भी कर दिया गया है। और ये जो हमारे निमाड़ी और जो बुरहानपुर है, इन दोनों ने 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है हर घर जल योजना या हर घर नल योजना में, आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं हमारी मध्य प्रदेश की जल सखी के रूप में किसे जाना जाता है। हमारी जो मध्य प्रदेश है प्यारे से मध्य प्रदेश की जल सखी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो हमारी जल सखी है, जल सखी हमारी हैं श्रीमती अनीता चौधरी। कौन? श्रीमती अनीता चौधरी जी। ये कहाँ से संबंध करती हैं? तो आपको याद रखना है ये हमारी छिंदवाड़ा जिले की हैं। कहाँ की? छिंदवाड़ा जिले की हैं। छिंदवाड़ा जिले में भी अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ये गढ़मऊ से हैं। कहाँ से? गढ़मऊ से हैं। और इनको अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से इनको क्या किया गया है? नवाजा गया है। आपको याद रखना है श्रीमती अनीता चौधरी, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसको नवाजा गया है? श्रीमती अनीता चौधरी जी को नवाजा गया, जो हमारे छिंदवाड़ा जिले के गढ़मऊ से हैं। आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विश्व ब्रेल दिवस की। किसकी? विश्व ब्रेल दिवस की। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल थे, उनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो 4 जनवरी 2019 से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहली बार मनाया गया है इसको जो हमारी संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम विश्व ब्रेल दिवस मनाएंगे। और 4 जनवरी 2019 को पहली बार हमने विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। तो इसी के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? राष्ट्रीय दृष्टि, हमने कहा राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है सरकार द्वारा जो हमारे विकलांग लोग हैं, विकलांग भाई बहन हैं, उनको विकलांग जन जो हैं हमारे, इनको समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण सहभागिता या पूर्ण भागीदारी। आप राइटिंग के पीछे मत भागिए, हम जो बोल रहे हैं आप वो लिखिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, डाटा हमको ज़्यादा लेना है, पढ़ना हमको ज़्यादा, इसलिए हम फटाफट बस लिखते जा रहे हैं। तो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो आप नोट करते जाइए, राइटिंग के पीछे मत भागिए कि क्या लिख रही हैं। ठीक है? समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी, ठीक है, इन सभी के लिए एक अधिनियम लाया गया था। कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1995 में अधिनियम आपका पारित किया गया। और आपको क्या याद रखना है? जो हमारे विकलांग हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार का नियम कब आया गया? अधिकार का अधिनियम तो आपको याद रखना है 2011 में। तो आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। ठीक है? चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपना अगला टॉपिक। अगला क्या है हमारे करंट अफेयर में जिसको जानना जरूरी है, हम देख लेते हैं। तो चलिए अब आप लिखिए टेस्ट क्रिकेट। हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो टेस्ट क्रिकेट खेला गया वर्ल्ड कप, ठीक है, विश्व टेस्ट क्रिकेट में हमारी जो भारतीय महिला टीम है, भारतीय महिला टीम ने ये क्या है, ट्रॉफी को जीत लिया है। किससे जीता है? किसके विरुद्ध हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से इसको जीता गया है। इसमें जो प्लेयर ऑफ द मैच बनी है, प्लेयर ऑफ द मैच जो बनी है, तो वो आपको याद रखना है कौन बनी है? स्नेह राणा जी बनी है। अब आप हमें बताइए पूजा वस्त्राकार जी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से
जो इसमें शामिल हुई हैं और सर्वाधिक विकेट जिन्होंने इसमें लिए हैं। अगला हम देखते हैं वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं, फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपको याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं साफ साफ लिखें, लेकिन ऐसा लगता है आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं बस फटाफट लिखती जाऊं। रोनाल्डो, इनको वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी ये बन गए हैं। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं पूजा ढांडा की। किसकी? पूजा ढांडा की, जो क्या है हमारी एक पहलवान है। कौन है ये हमारी क्या है? पहलवान है। और इनके ऊपर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपको याद रखना है इनके ऊपर 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है नाडा के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है पूजा ढांडा के ऊपर। अब हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप है, अब हम इसकी बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये किसने जीता है? तो आपको याद रखना है ये जीता है इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो आपको याद रखना है इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। और ये जीतने वाला ये पहला है, इसने पहली बार ये जीता है। अब आपको याद रखना है जो इंग्लिश फुटबॉल क्लब है ये चौथा इंग्लिश क्लब है जिसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप को जीता है, आपको याद रखना है। और जो 2025 में हमारा आयोजन होना है, तो आप हमें बताइए कहाँ पर इसका आयोजन होना है। और इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, इसमें अब 32 टीमों को शामिल किया जाएगा, बढ़ा दी है इन्होंने टीमों की संख्या। और आपको याद रखना है जो रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड ने इसको 5 बार जीता है, ठीक है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप इस बार किसने जीता है? तो इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। मैनचेस्टर सिटी है, इसने पहली बार इसको जीता है, लेकिन इंग्लिश फुटबॉल क्लब ये चौथा बन गया है जिसने इसको जीता है। 2025 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी है। रियल मैड्रिड ने इसको 5 बार जीता है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं हमारा थोड़ी सा दंड विधान, हम पढ़ लेते हैं दंड विधान के बारे में। तो जो हमारा दंड विधान है इसका नया नाम कर दिया गया है। तो दंड विधान को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आपको याद रखना है न्याय विधान के नाम से जाना जाएगा। हमारे दंड विधान को न्याय विधान के नाम से जाना जाएगा। आपको याद रखना है इसमें 3 नए जो आपराधिक संहिता थी जो हमारी विधेयक जो आए थे, इनको क्या कर दिए? मंजूरी मिल गई है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आप इसमें नोट करिए कौन कौन से वो 3 आपराधिक संहिताएं हैं। तो आपको सबसे पहले याद रखना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपको याद रखनी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा आपको याद रखना है भारतीय साक्ष्य विधेयक। तीसरा आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता। हमने बताया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक। अगला आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता को। इसमें क्या चेंज किए हैं, इसमें क्या कर दिया है? तो इसमें इन्होंने बताया है जो आपकी भीड़ द्वारा हत्या हो जाती थी, मॉब लिंचिंग हो जाती थी, अगर ऐसा अब होता है तो इसमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी भी लेडीज के साथ, किसी भी गर्ल के साथ अगर रेप होता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा, साथ ही साथ उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं मून स्नाइपर लैंडर। मून स्नाइपर, अभी हमने ओरियन पढ़ा था, वो नासा का था, ये आपको याद रखना है जापान का है। ये अपनी तरह चंद्रयान 3 की तरह एक चंद्रयान है जिसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम इसका क्या है? स्मार्ट लैंडर
स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इन्वेस्टिगेटिंग मून, इसका फुल फॉर्म है। मून स्नाइपर लैंडर क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अगर जापान चंद्रमा में सफल लैंडिंग कर लेता है तो जिस तरह से अपना भारत चौथा देश बना था, उसी तरह से जापान 5वां देश बन जाएगा चंद्रमा में अपना लैंडर उतारने वाला। आपको याद रखना है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं काऊ सफारी। क्या? काऊ सफारी। काऊ सफारी के रूप में गो अभयारण्य मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना, ये बनाया जा रहा है चित्रकूट में। चित्रकूट में भी कहाँ पर? तो आपको याद रखना है वगदारी घाटी में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, काऊ सफारी मध्य प्रदेश में कहाँ बनाई जा रही है? तो आपको याद रखना है चित्रकूट में बनाई जा रही है, वगदारी घाटी में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने पूरा करंट अफेयर पढ़ा है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का, जिसमें हमने सोर्स आपको बताया था रोजगार निर्माण से हम आपको पढ़ाएंगे। ये हमारे मध्य प्रदेश का साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, जिससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये कहाँ पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, या पढ़ा भी था कि नहीं, या बाहर से क्वेश्चन आ गया। तो अब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसी तरह से अब आपको डेली क्लास मिल जाया करेंगी, जिसमें हम अभी से तो पढ़ेंगे फरवरी तक। जब तक हम अभी तक पहुंच जाएंगे, मतलब करंट तक हम जैसे ही आ जाएंगे, तो हम उल्टा स्टार्ट कर देंगे, यानी फिर हम दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो हम आपका पूरा 1 साल तक का करंट अफेयर कवर करा देंगे। तो जो आपकी यूनिट 8 है उसमें तो आपको प्रॉफिट होगा ही, उसमें वो तो आपके लिए यूजफुल होगी। साथ ही मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अब इस क्लास को फटाफट जाके शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से को लेकर परेशान रहते हैं, तो अब उन्हें परेशान नहीं होना है, आप उन्हें जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, साथ ही साथ प्यारे प्यारे से कमेंट कर दीजिए। अगर आप रोजगार निर्माण में जो आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, अगर उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। चलिए अब मिलते हैं ऐसी अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।